हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे टीचिंग मेथड्स। वैसे टीचिंग मेथड्स बहुत सारे हैं और आधे चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं और आधे टीचर सेंटर्ड होते हैं, बट पहले मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स कराऊंगी और शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। तो जो आपका एग्जाम होता है केवीएस वगैरह का या फिर जो भी सारे यूपी टेट, सी टेट, टी होते हैं, तो इनमें हमेशा मोस्टली 5 से 6 एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपसे टीचिंग मेथड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ह्यूरिस्टिक्स मेथड किसने दिया था या फिर प्लेवे मेथड का नाम किसने दिया था। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेवे मेथड की। प्लेवे मेथड वाज गिवन बाय फ्रोबेल और जो टर्म है प्लेवे मेथड वो दिया था हेनरी कार्लवेल कुक ने। ठीक है, ये मेथड मोस्टली प्लेवे है, तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लास के उनके लिए होता है और मोस्टली इस मेथड में लर्निंग बाय डूइंग है जो हमारा मोटो वो यूज होता है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है और जो ये मेथड जब हम यूज करते हैं तो क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो हर फ्रीडम में मतलब पूरी फ्रीडम से हर चीज को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज खुद कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको सारे मेथड्स जो बता रही हूँ सारे के सारे चाइल्ड सेंटर्ड ही हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होने की टीचर सेंटर्ड भी होंगे। ये सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे की। अच्छा, तो जो प्लेवे मेथड है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, मतलब आप यूज कहाँ पे कर सकते हो। एक तो जब आपको फील्ड ट्रिप है, कोई फील्ड ट्रिप में आप बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बोल सकते हो, तब आप प्लेवे मेथड यूज कर सकते हो। या फिर जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, मतलब बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें लर्निंग बाय डूइंग यूज होगा, प्लेवे मेथड है। कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है जो मतलब ग्रुप में कोई काम करना है, उसमें आप उनको यूज करवा सकते हो। अच्छा, अब इसके डिमेरिट्स क्या है। इसका डिमेरिट है कि पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है। ये सारे मेथड्स ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए बच्चों के लिए हेल्पफुल और टीचर्स सेंटर्ड नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आपकी, मतलब क्लास में 60-80 बच्चे हैं, तो ये मेथड यूजफुल नहीं होगा क्योंकि उसमें फिर भसड़ हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड इज किंडरगार्टन मेथड। ये दिया था, ये भी फ्रोबेल ने दिया था और किंडरगार्टन में उन्होंने इसको ऐसा नाम दिया, इसका मतलब है द चिल्ड्रंस गार्डन। चिल्ड्रंस गार्डन में उन्होंने जो टीचर है उसको बोला कि वो गार्डनर है और जो बच्चे हैं वो फ्लावर्स हैं और जो प्लांट्स हैं बच्चे, और जो स्कूल है वो आपका गार्डन है। ठीक है, तो जो किंडरगार्टन है उसके फाउंडर हमारे हो गए फ्रोबेल और FRO। और इन्होंने 1826 में एक बुक लिखी थी द एजुकेशन ऑफ मैन। और बेसिकली जो किंडर गार्डन है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये भी एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मोंटेसरी मेथड। ये मेथड आप सभी को पता ही होगा, मारिया मोंटेसरी ने दिया था। इसमें जो मेथड था उसमें जो बच्चों का सेंसेस का ट्रेनिंग था, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, उनका जो मस्कुलर ट्रेनिंग है उस सब के बारे में ये मेथड बात करता है। और 3 to 7 ईयर्स की जो एज होती है बच्चों की, उनके लिए मेथड यूज होता है। मारिया मोंटेसरी ने बेसिकली जो फिबल माइंड होता है जिन बच्चों का, मतलब कि जो स्पेशल मदद चाहिए होती है, MRKs होते हैं, उन बच्चों पे उन्होंने वर्क करा था और उनको उन बच्चों के लिए ही चुना गया था। और मारिया मोंटेसरी ने वहीं पे खोज करी थी कि अगर जो फिबल माइंड के बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी सेंसेस को ट्रेन करें तो वो बच्चा बेटर हो जाता है। तो सेंसेस की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करें, ऐसे बच्चों के साथ में आप प्रोजेक्ट से गेम्स रख सकते हैं। और मस्कुलर ट्रेनिंग के लिए वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है। और उसके अलावा जो 3 आवर्स होते हैं जो आपका रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक होता है, तो उन्होंने बोला था रीडिंग के लिए 15 डेज, राइटिंग के लिए 45 डेज और अरिथमेटिक के लिए 60 डेज का प्लान बना सकते हो बच्चों के लिए, जिसमें आप धीरे धीरे करके उनको हेल्प कर सकते हो विद ऑल दीज, इनका सबका यूज करके। ठीक है, सो बेसिकली ये अप्रोच जो MR बच्चे होते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, मोंटेसरी अप्रोच। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वाज गिवन बाय किलपैट्रिक और यहाँ पे 3 चीजें देखो, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। सो इन्होंने ये कहा था, जो लर्निंग बाय डूइंग है ये भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। और इन्होंने कहा था कि लर्निंग हमारी हर तरीके से होनी चाहिए। जैसे जब आप सोचते हो तो आपका कॉग्निटिव डोमेन यूज होता है, जब आप साइकोमोटर अप्रोच यूज करते हो इसका मतलब कि आप कुछ कर रहे हो, मोटर का मतलब जो आपका हैंड जस्ट मतलब फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अफेक्टिव डोमेन है उसमें आप करते हो फीलिंग्स। तो जो किलपैट्रिक है उन्होंने ये बोला कि जो प्रोजेक्ट मेथड है सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जिसमें ये तीनों की तीनों चीजें आपकी बच्चे की यूज हो रही है।
ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने इस मेथड को इजाद करा था। उन्होंने बोला था कि ये हाईली बेनिफिशियल मेथड है बच्चों के लिए, क्योंकि ये तीनों डोमेन्स उनके उसमें वर्क कर रहे हैं। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट मेथड दिया था 1918 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। सो डिडक्टिव मेथड वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, और जो इंडक्टिव मेथड है वो पेस्टोलॉजी ने दिया था। डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या है, डिडक्टिव का मतलब है सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, उसके बाद उसका आंसर दोगे और या एग्जाम्पल, और इंडक्टिव में है कि पहले आप एग्जाम्पल दोगे उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जाता है अननोन टू नोन, और यहाँ पे आपका जाता है नोन टू अननोन, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। और एनसीएफ ने 2005 जो एनसीएफ 2005 है, उसने जो इंडक्टिव मेथड है उसको हाईली बेनिफिशियल मेथड चूज करा था फॉर द प्राइमरी क्लासेस, जिसमें आप पहले एग्जांपल देते हो, बात को आसपास घुमा फिरा के रिलेट करते हो, उसके बाद आप अपने मुद्दे पे आते हो, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ओह इसके बारे में तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा, जो ये सारे मेथड्स है, इन मेथड्स का अगर आपको डीमेरिट आएगा तो इन सबका डीमेरिट यही है कि सारे के सारे टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि बच्चों के फेवर में सब यूज हो रहा है, और जब आपको क्वालिटी चाहिए तो उसमें आपका टाइम लगेगा ही, बट एज अ डीमेरिट आप उसको लिख सकते हो कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। प्लस इस जो ये वाला मेथड था मॉन्टेसरी मेथड, इसके अलावा इनमें से कोई भी मेथड आप परफेक्टली मतलब स्पेसिफिकली जो एमआर बच्चे होते हैं उनके लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, दिस वाज गिवन बाय सुक्रात। और जो ये वाला मेथड है ये हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में यूज करते हैं, जब बीएलएड में आपको या बीएड जो भी आपका टीचिंग का कोर्स है उसमें जब आपको बनाना होता है वो बच्चों के लिए लेसन प्लान वगैरह, उसमें हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आप पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे कि मतलब प्रीवियस बच्चे को कितना याद है, क्योंकि और उसको जो आप आज सिखाओगे उससे कनेक्ट भी करना होता है, ठीक है। सो दिस मेथड वाज गिवन बाय सुक्रात। इसमें हम बच्चे का नॉलेज टेस्ट करते हैं ताकि जो बच्चा है वो मेंटली अलर्ट रहे और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको याद हो जाए, प्लस जो आज वो सीखने वाला है उससे उस चीज को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दिया था। सो ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है आई फाइंड, मतलब मुझे मिला, ठीक है, या आई डिस्कवर भी कह सकते हो। तो जो ये मेथड है इसमें ट्रायल और एरर की टेक्निक यूज होती है। इसमें आप बच्चे को बोलते हो कि आप आंसर ढूंढो और उसका हेल्प करे बिना आप बच्चे को कोशिश करते हो कि बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करे, उसको आप एक्सप्लोर करने देते हो। तो ऑफकोर्स जब कोई बच्चा अपने आप से आंसर एक्सप्लोर कर रहा है तो वो एरर्स भी करता है और ट्रायल के साथ साथ वो एरर सुधारता जाता है, ठीक है। तो जो ये मेथड है ऑफकोर्स क्योंकि इसमें ट्रायल और एरर हो रहा है तो इसमें जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो एनहांस होती है। और जो ये मेथड होता है उसमें बच्चा जो रीजन कर पाता है जो भी वो एरर कर रहा है या फिर ट्रायल दोबारा लेना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास एक नई अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी मेथड है, ये दिया था जेएस ब्रूनर ने। इस मेथड को भी आपने सब देखा हुआ, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सो डिस्कवरी मेथड आपको वैसे इसमें ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाने के काम आता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग अलग जगह घूम के उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। बट हमारा जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो क्लास में पढ़ाया जाता है, तो डिस्कवरी मेथड उस हिसाब से हिस्ट्री के लिए फुस है। बट हाँ, अगर आगे आगे जाके आप ज्योग्राफी वगैरह ऑप्ट करते हो या हिस्ट्री ऑप्ट करते हो, वहां पे जब आपको घुमाने लेके जाए तो डिस्कवरी मेथड बहुत हेल्पफुल है। आप वो चीज खुद डिस्कवर करोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रीजनल मेथड, ये दिया था एजे हार्बर्डसन ने, ये दिया था एजे ने, ठीक है। और जो ये रीजनल से समझ जाओ ज्योग्राफी के बारे में होगा तो ये मेथड ज्योग्राफी पढ़ने के काम आता है, मतलब आगे जो बड़े बच्चे पढ़ते हैं। और लास्ट इज डाल्टन प्लान, ये दिया था मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने। डाल्टन प्लान को हम लेबोरेटरी प्लान भी कहते हैं, 1920 में इन्होंने दिया था। डाल्टन प्लान काफी सही लगता है क्योंकि इसमें जो इनका एम था वो ये था कि बच्चों को बंदिश नहीं होगी, फ्रीडम होगी, और ऐसा क्लासरूम वाला टाइप नहीं होगा। इंडिविजुअल जो बच्चा है वो अपना जो भी उसको पढ़ना है वो सीखेगा, और कोई भी ऐसा क्लासरूम वाली वाइब्स नहीं होगी वहां पे। सेल्फ एफर्ट्स होंगे, जो बच्चा जिसको जो पढ़ना है वो अपने आप करेगा, या फिर जो वो कर रहा है वो अपने आप करेगा, और कॉपरेशन होगा आपस में, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे जो हम इग्नू वगैरह पढ़ते हैं, जो अपने आप हफ्ते में एक बार क्लास होती है, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में फिर से जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, डाल्टन मेथड मैंने लिखा था, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन मेथड आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपको सबको पता ही है क्या मतलब क्या होता है। इसका पता नहीं कि किसने दिया था, नहीं फील्ड ट्रिप मेथड का नहीं पता कि किन्होंने दिया था। बट फिर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड कितने टाइप्स का होता है। तो ये 6 टाइप का होता है, जिसमें दो सब कैटेगरीज हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो एज एन इंडिविजुअल अप्रोच, वो
सेकंड इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। ये मोस्टली जब आप ग्रुप कोई ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, तो अगर आप उनके साथ में खेलते हो तो ये पार्टिसिपेटिव हो जाएगा आपका। और उसके अलावा है नॉन पार्टिसिपेंट जो आपका मेथड है, ठीक है। फिर है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि जैसे मान लो जिसमें आपका कैमरा इन्वॉल्व है और कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल्ड हो जाते हैं। बट अनकंट्रोल्ड में हो जाएगा कि जहाँ पे फ्रीली आपको अगले को पता नहीं चल रहा है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और जो उसके आउटकम्स हैं वो अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड के 6 टाइप होते हैं जो हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में यूज कर सकते हैं। मतलब इन मेथड से आप बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो और मोस्टली जो बच्चों के साथ आप ऑब्जर्वेशन रखते हो तो उसमें पार्टिसिपेटिव मेथड चलता है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों के साथ में आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रख सकते हो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फील्ड ट्रिप मेथड, जो पता नहीं किन्होंने दिया था, तो ये साइंस और ईवीएस वगैरह पढ़ाने के लिए होता है फील्ड ट्रिप। वैसे जो फील्ड ट्रिप मेथड है वो काफी बढ़िया मेथड है क्योंकि उसमें तुम्हारी ट्रिप पे ट्रिप लगाई जा सकती है और तुम काफी कुछ सीख सकते हो। बट क्योंकि ये देखा गया होगा कि जब फील्ड ट्रिप लगा रहे हैं तो बच्चे सीख नहीं रहे हैं, और वो इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि जब साल में एक ही ट्रिप लगाओगे तो बच्चा इसमें एंजॉय करेगा ना, पढ़ाई थोड़ा ना करेगा। तो अगर हर हफ्ते लगाओ तो क्या पता अगला एंजॉय छोड़ के पढ़ाई भी कर ले। बट फील्ड ट्रिप मेथड साइंस ईवीएस के अच्छा है, मतलब जैसे आपके कुछ टीचर्स होंगे जो आपको स्कूल के ही गार्डन में लेके जाते हैं, जब आपको वो लीव्स का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप की वो वेन्स या वेंटी समथिंग बोलते हैं उनको, कुछ वो पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। या जब प्रिज्म वाला आता है आपका चैप्टर साइंस में, वो दिखाने के लिए जाते हैं। कुछ साइंस के टीचर अच्छे होते हैं तो वो स्कूल में ही कोशिश करते हैं कि जो जो अवेलेबल है उसमें से बच्चों को पढ़ा पाए, ठीक है। तो तुम भी वैसे ही बनना। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी सुकरात ने दिया था, उनका आगे का नाम है सेंट थॉमस। ऐसा नहीं है कि सेंट थॉमस अलग बंदा है सुकरात अलग बंदा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को अप्रोच करने के। तो सबसे पहला होता है पी का मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अवेयरनेस, मतलब पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पे अपना सर मारना है वो प्रॉब्लम ढूंढो। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रेजेंट करो, मतलब इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम को मतलब क्वेश्चन का आंसर तभी दोगे ना जब पता हो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, तभी दे पाओगे जब समझोगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फो, उसमें कहाँ पे मतलब प्लस में अगर माइनस का घुसाड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, या डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन के स्टेप घुसाड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज करना है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये मैथ्स में नहीं आएगा साइंस में आएगा। फिर वेरिफिकेशन और कंक्लूजन, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे अप्रोच करते हैं। फिर है लास्ट है ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने दिया था, तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पढ़ाई कर लो। महात्मा गांधी ने दिया था 1937 में और जाकिर हुसैन चेयरमैन थे इसके। और इसके जो बेसिक फंडे थे वो ये थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो आपका मदर टंग का वो मीडियम होगा, मतलब कि जो हिंदी बोल रहे हैं हम वो हमारा मदर टंग मीडियम होना चाहिए पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं क्योंकि उनके वहां पे इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं और बच्चे आपस में पेरेंट्स से भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं और तब आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो प्रॉब्लम है। बट अगर बच्चे हिंदी में ही कंफर्टेबल और अगर आप इंग्लिश झाड़ रहे हो तो उसकी सेंस ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में आजकल यही होता है, बट वैसे अच्छी बात है कि अगर वो बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि वो बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब उन्होंने बोला था कि पढ़ाई के साथ साथ में क्राफ्ट जो स्किल्स होते हैं अर्न वाइल यू लर्न, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। इसलिए उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा सीखो जिसमें जब आप उसको बना लो तो उसके बाद उससे आप अर्न कर सको, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स भी क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन से ही आएगा। जब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा तब तक आप क्राफ्ट नहीं कर पाओगे और उससे अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। लास्ट इज कन्वर्ट 3R to 3H, ठीक है। 3R मैंने आपको पहले बताए थे, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक। ये उन्होंने बोले कि 3H में कन्वर्ट कर दो, हर्ट हैंड और हेड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज होती है, मेथड्स होते हैं वो है। इसके अलावा जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद ये जो टीचिंग मेथड्स हैं ये टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज हैं, तो जिसमें 2 मेथड है। एक तो लेक्चर मेथड होता है जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है और दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको हम मल्टी सेंस टीचिंग मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा एक जो थर्ड होता है वो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है और उसमें इन दोनों के फीचर्स ही आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये दोनों जो मेथड है ये आपके टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। सो इनका जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि दीज बोथ आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म और यूनिवर्सिटी और हाई क्लासेस में ही ये चल पाते हैं। छोटी प्राइमरी क्लासेस में आप इनको नहीं यूज कर सकते हो।
और इसमें जो रोल ऑफ टीचर होता है वो एक्टिव होता है, बच्चों का रोल पैसिव होता है, जबकि जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है उसमें जो बच्चों का रोल होता है वो एक्टिव होता है और जो टीचर का रोल होता है वो पैसिव होता है। लेक्चर मेथड के एम से जो मेरिट है वो है दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, क्योंकि सिर्फ आपको एक पर्चा चाहिए होता है जिसको देख के आप टर्न कर सकते हो, और इट सेव्स टाइम, क्योंकि ज्यादा सिलेबस अगर आपको जल्दी कराना है, मेकिंग श्योर कि कोई भी बच्चा आपको बीच में हिंडर ना करे, तो उसके लिए आप लेक्चर मेथड यूज करते हो, ठीक है। और कवर सिलेबस इन लेस टाइम, क्योंकि ऑफकोर्स जल्दी कवर करेगा, क्योंकि कोई बच्चा इसमें बोलता नहीं है, क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछते जब एक लेक्चर चल रहा है, और लास्ट में अगर किसी को पूछने होते हैं तो पूछते हैं, वरना मोस्टली यही होता है कि 2 घंटे के लेक्चर के बाद में कोई भी नहीं टिकना चाहता है क्लास में, ठीक है। और क्रिएट्स लिसनिंग स्किल, ये हेल्प करता है लिसनिंग स्किल डेवलप करने में। और डीमेरिट है इसका, नॉट सुटेबल फॉर स्कूल, स्कूल के लिए सुटेबल नहीं होता ऑफ कोर्स, एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि उसमें बच्चा बैठा रहता है और जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो 10-15 मिनट भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद ही वो गुल हो जाता है। तो उसके बाद इसीलिए जो इसका डीमेरिट है ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो मेरिट है वो है डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का ये पॉजिटिव है कि जब आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे होते हो तो उनका थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनता है, थोड़ा सा उनको बुक से हटके कुछ कॉन्क्रीट मिलता है उनके हाथ में एग्जाम्पल, तो इसीलिए इसके थोड़े से फायदे होते हैं, ठीक है। एंड इट ऑफ कोर्स क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड द थियोरेटिकल नॉलेज। जब आपको जो प्रिज्म वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो आप जो थ्योरी में पढ़ते हो अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखते हो तो आपको ज्यादा बेटर समझ आता है कि वो कैसे होगा, ठीक है। डीमेरिट है इसके अगेंस्ट एलबीडी लर्निंग बाय डूइंग, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर शो कर रहा होता है, बच्चा अपने हाथ से नहीं कर पाता, वो उसका ड्रॉबैक होता है। एंड नेक्स्ट इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, कभी कभी अपरेटस सेटअप करने में टाइम लगता है, स्कूल में अपरेटस ढंग से मिलते भी नहीं है, आधे टूट रखे होते हैं, आधे खराब होते हैं, एरर्स आते हैं उनमें। एंड लास्ट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी टॉपिक, हर टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। मैथ्स मोस्टली टीचर क्लास में बस बोर्ड पे करवाता है, और एसएसटी के लिए भी आप बहुत कम जाते हो घूमने के लिए स्कूल वाले अलाउ नहीं करते हैं, एक की ट्रिप लगती है, ठीक है। सो दिस वाज इट, टीचर सेंटर्ड अप्रोच और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में यही सब आता है, और इसी से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि किन्होंने बनाया था और जो उसकी बेसिक क्रक्स है वो क्या है। तो वीडियो के लास्ट में आपको सबके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, अगर आपको वहां से नोट्स बनाना है तो वहां से नोट्स बना सकते हो। बाय।